हेलो दोस्तों, रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बचे हुए पैराग्राफ को देखेंगे। यदि आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। इस पार्ट में हम बाकी के बचे पैराग्राफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The Indian civilization, as described by me, has been so described by its votaries. In no part of the world, and under no civilization, have all men attained perfection. The tendency of Indian civilizations is to elevate the moral being. That of the Western civilization is to propagate immorality. The latter is godless. The former is based on a belief in God. So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child clings to the mother's breast. मेरे द्वारा जिस भारतीय सभ्यता का उल्लेख किया गया है, ऐसा ही वर्णन इसके समर्थकों द्वारा भी किया गया है। संसार के किसी भी भाग में तथा किसी भी सभ्यता के अंतर्गत सभी लोग ने कभी संपूर्णता हासिल नहीं की है। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति चारित्रिक विकास की है, जबकि पश्चिमी सभ्यता की प्रकृति अनैतिकता का फैलाव करना है। पिछली सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर का कोई उद्देश्य नहीं है तथा पहले वाली यानी भारतीय सभ्यता का ईश्वर में विश्वास है। ऐसा समझकर तथा विश्वास करते हुए भारत के हर प्रेमी के लिए यह उचित है कि वह भारतीय सभ्यता के साथ ऐसे चिपक के रहे जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपकता है। I am no hater of the West. I am thankful to the West for many a thing I have learnt from Western literature, but I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs. मैं पश्चिम से घृणा नहीं करता हूँ। पश्चिमी साहित्य से बहुत सी बातें सीखने के लिए मैं पश्चिम का आभारी हूँ, किंतु मैं आधुनिक सभ्यता का भी आभारी हूँ जिसने मुझे सिखाया है कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत पूरी ऊंचाई तक उठे तो मुझे अपने देशवासियों को स्पष्ट बताना होगा कि आधुनिक सभ्यता के अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर मैंने एक ही पाठ सीखा है, और वह यह है कि हमें किसी भी कीमत पर इसका त्याग कर देना चाहिए। नमस्कार, क्या आप 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए है कैप्टन रेनबो, जो नवीनतम सिलेबस, आसान समझ और प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाएगी। इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से अभी ऑर्डर करें और पाएं तेज डिलीवरी और किफायती कीमत पर भरोसेमंद गुणवत्ता। What is that modern civilization? It is the worship of the material. It is the worship of the brute in us. It is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. आधुनिक सभ्यता क्या है? यह भौतिक वस्तुओं की आराधना है। यह हमारे भीतर की पशु की आराधना है। यह कोरा भौतिकवाद है। और अगर आधुनिक सभ्यता पग पग पर भौतिक सभ्यता की विजय के बारे में विचार नहीं करती तो यह और कुछ भी नहीं है। It is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh the merits of the two civilizations. It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly, we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres. दोनों सभ्यता के गुण को परखना अगर बेकार नहीं तो अनावश्यक जरूर है। यह हो सकता है कि पश्चिमी ने अपनी जलवायु व वातावरण के अनुकूल सभ्यता का विकास किया हो, और इसी प्रकार हमारी सभ्यता हमारी परिस्थिति के अनुकूल है और अपने अपने क्षेत्र में दोनों अच्छी है। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. The modern or Western insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power. आधुनिक सभ्यता का एक विशिष्ट गुण है मनुष्य की इच्छाओं का अनंत फैलाव। इन इच्छाओं को अनिवार्य रूप से सीमित करना
और इन्हें कठोरता से नियंत्रित करना प्राचीन सभ्यता की विशेषता है। वास्तव में आधुनिक या पश्चिम असंतोष की वजह भविष्य में तथा ईश्वर में उनके सच्चे विश्वास की कमी है। प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम भविष्य की परिस्थिति एवं ईश्वर की शक्ति में विश्वास की वजह से है, जो कि प्रायः हमारे अंदर होती है। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. But I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance. We are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure. आधुनिक आविष्कारों के कुछ ऐसे तात्कालिक एवं चमकदार परिणाम हैं कि उनका विरोध करना पागलपन लगता है, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके विरोध करने में ही मनुष्य की विजय है। हम क्षणिक आनंद के बदले निरंतर एवं शाश्वत लाभ गवा देने के खतरे में हैं। Just as in the West, they have made wonderful discoveries in things material. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. जिस प्रकार पश्चिम ने भौतिक वस्तुओं के बारे में अद्भुत आविष्कार किए हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म ने धर्म, आकांक्षा एवं आत्मा के बारे में अद्भुत खोज की है। But we have no eye for these great and fine discoveries. We are dazzled by the material progress that Western science has made. I am not enamored of that progress. In fact, it almost seems as though God, in his wisdom, has prevented India from progressing along those lines, so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism. किंतु इस महान व सुंदर खोज को देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं हैं। पश्चिमी विज्ञान ने जो भौतिक उन्नति की है, हम उससे भ्रमित हो गए हैं। मैं उस उन्नति से संतुष्ट नहीं हूँ। वस्तुतः लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ईश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत के उन तरीकों से उन्नति रोक दिया है, जिससे कि यह भौतिकवाद की बाढ़ को रोकने के अपने विशेष अभियान को पूर्ण कर सके। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian, and Egyptian civilizations. Cast a look around you. Where is Rome and where is Greece? Can you find today anywhere the Italy of Gibbon, or rather the ancient Rome, for Rome was Italy? अंततः हिंदू धर्म में कोई तो बात होगी जिसने अभी तक इसे जीवित रखा है। यह बेबीलोन, सीरिया, ईरान, मिस्र जैसी सभ्यताओं का पतन का साक्षी है। अपने आसपास नज़र घुमाओ, रोम कहाँ गए? यूनान, क्या आप गिबन का इटली आज कहीं देख सकते हैं? या प्राचीन रोम, क्योंकि रोम इटली ही था। Go to Greece. Where is the world-famous Attic civilization? Then coming to India, let one go through the most ancient records and then look around you, and you would be constrained to say, yes, I see here ancient India still living. ग्रीस यानी यूनान जाओ, विश्व प्रसिद्ध एटिका सभ्यता कहाँ गई? तत्पश्चात भारत आकर प्राचीन रिकॉर्डों को देखो और फिर अपने चारों तरफ देखो और तुम यह कहने के लिए बाध्य हो जाओगे कि हाँ, मैं यहाँ अब भी प्राचीन भारत को जीवित देख रहा हूँ। True, there were dung heaps too, here and there, but there are rich treasures buried under them. And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material, but spiritual lines. सत्य बात है कि वहाँ इधर उधर गोबर का ढेर भी था, लेकिन इसके नीचे बेशकीमती खजाने दबे हुए थे। तथा यह क्यों जीवित रहा? इसका कारण है कि हिंदू धर्म ने अपने सामने भौतिकता के साथ विकास का नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता के साथ विकास का लक्ष्य रखा। Our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self-denial. हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज्य, हमारी इच्छाओं, भोग विलासिता को बढ़ाते जाने पर आधारित नहीं है, बल्कि आत्मीयता द्वारा इच्छाओं को सीमित करने का है। European civilization is no doubt suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. निसंदेह, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है, यूरोपीय सभ्यता यूरोप के लोगों के अनुकूल है, किंतु अगर हम इसकी नकल करने की कोशिश करेंगे तो यह भारत के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा।
कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम ग्रहण करने चीज़ को ना अपनाएं। मतलब वेस्टर्न यानी पश्चिमी सभ्यता में भी जो ग्रहण करने लायक चीज़ है उनको अपनाना सही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें जो बुराइयां शामिल हो गई है यूरोप के लोग उसका भी त्याग ना करें या हम उनकी बुराइयों को भी ग्रहण कर लें। The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher: plain living and high thinking. Today it is certain that the millions cannot have high living, and we the few, who profess to do the thinking for the masses, run the risk, in a vain search after high living, of missing high thinking. भौतिक सुख की अनवरत खोज एवं उनकी बढ़ोतरी करते जाना ऐसी ही बुराई है, और मैं साहसपूर्वक यह कह सकता हूँ कि यूरोप के लोग को अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा। अगर वे इन सुखों जिनके वे गुलाम बनते जा रहे हैं उनके बोझ के नीचे मरना नहीं चाहते। यह संभव है कि मैंने गलत पढ़ा हो, लेकिन मुझे पता है कि सुनहरी ऊन के पीछे भागना भारत के लिए निश्चित ही मृत्यु को बुलावा देने के समान होगा। आओ हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक का एक आदर्श वाक्य अंकित कर लें: साधारण जीवन, उच्च विचार, प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग। आज यह निश्चित है कि लाखों लोग उच्च जीवन शैली नहीं जी सकते, तथा हम जैसे कुछ लोग जो अधिक के बारे में सोचते हैं, खतरे उठाते हैं, वे उच्च विचारों को भूलकर उच्च रहन सहन की व्यर्थ खोज में रहते हैं। Civilization, in the real sense of the term, consists not in the multiplication, but in the deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increases and promotes contentment, real happiness, and capacity for service. वास्तव में सभ्यता का सही अर्थ इच्छाओं में वृद्धि करना नहीं, अपितु बलपूर्वक स्वेच्छा से अपनी जरूरतों का दमन करना है। केवल यही संतोष है। वास्तविक खुशी सेवा करने की क्षमता को बढ़ाता है तथा उसका विकास करता है। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be concentrated. भौतिक समन्वय आराम के स्तर तक आवश्यक है, लेकिन उस विशेष स्तर के बाद वे सहायक के बजाय बाधा बन जाती है तथा उनको पूरा करने का विचार एक धोखा तथा एक फंदा प्रतीत होता है। किसी भी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बल्कि किसी संकीर्ण व्यक्तिगत बौद्धिक इच्छाओं की पूर्ति करने का भी एक बिंदु पर अंत होना चाहिए, इससे पहले कि वे भौतिक एवं बौद्धिक विलासिता बन जाए। किसी भी व्यक्ति को अपनी भौतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि वे मानवता की सेवा में बाधा उत्पन्न ना करे। इसी पर उसे अपनी संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को ब्रीफ में डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने सुझावों को कमेंट करें। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।